अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज की न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट सदाम। नाजरीन, हमारे साथ मियाँ फैसा मौजूद हैं। उनसे जो करंट अफेयर है उन पे भी बात करेंगे, जो मुल्की हालात चल रहे हैं उन पे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, पहली बात तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मेहरबानी जनाब। तो आपकी भी मेहरबानी है, आपकी पूरी टीम की बहुत मेहरबानी है पाकिस्तान न्यूज़ की कि आपने मुझे ये मौका दिया कि हम बैठकर पाकिस्तानी मामलात पे बात कर सकें। जो मौजूदा हालात चल रहे हैं इसके मामले में कुछ बात कर सकें, कुछ लोगों को बता सकें कि ये जो हालात हैं इनको कैसे बेहतर किया जा रहा है और ये क्यों ऐसे हो रहे हैं। जी बशीर सर, ये बताएं कि जो पाकिस्तान में बदकिस्मती से बिजली बहुत महंगी दिन ब दिन महंगी होती जा रही, इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल है, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको पता ही है कि ये आलमी मंडी की वजह से जो डॉलर की कीमत जैसे ही बढ़ती जाती है, जैसे ही डॉलर की कीमत बढ़ती है तो डेफिनेटली चीज़ें महंगी होती जाती हैं। ये आलमी मंडी का मसला है, तो इसलिए पाकिस्तान में तो पहले से ही तकरीबन 33% एक्स्ट्रा बिजली लगाई हुई है पाकिस्तानी हुकूमत ने। तो इसमें लेकिन सर ये बताएं कि जब नून लीग की हुकूमत थी तब तो बिजली भी सस्ती थी और पेट्रोल भी सस्ता था, लेकिन अब दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अभी रिसेंटली कल ही 5 रुपये इजाफा हुआ है, 123 रुपये हो गया पेट्रोल। बात ये कि जब मियाँ साहब की हुकूमत थी तो हुकूमत चल रही थी और जो कर्ज़े थे उनकी एक लिमिट थी, उसमें वो आवाम को सहूलियात दे रहे थे कि इसलिए कि अपना जो है एक कर्ज़े की मद में ले रहे थे और आवाम को बिजली सस्ती दे रहे थे। जो ये मौजूदा हुकूमत है, ये इनका ये मौक़िफ़ है कि जिस लेवल पे हमें चीज़ मिल रही है हम उसी पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि हम उसको सेल करेंगे। मतलब तो यानी कि बिजली उस वक्त भी इसका जो रेशो है यही था, लेकिन वो आवाम के लिए थोड़ा सा रिलीफ था कि इसको उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। और कोई बात नहीं, इस सिलसिले में आपको पता ही है कि आलमी दुनिया में जो डॉलर है दिन ब दिन वो ऊपर जा रहा है और जो लेकिन सर अपोजिशन जो है वो तंज कर रही है, तनकीद कर रही है कि जो इमरान खान ने वादे किए हुए थे कि मैं करप्शन को ख़त्म कर दूंगा, ये पेट्रोल है, ये बिजली है, ये सब कुछ सस्ता हो जाएगा, लेकिन ये दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। वो कह रहे हैं कि इसमें करप्शन हो रही है इसलिए इजाफा हो रहा है। तो ये सब क्या मामला? सदाम भाई, बात ये कि अगर करप्शन को रोकना है तो आपको पता है कि निज़ाम को बदलने के लिए टाइम लगता है। निज़ाम बदलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एक तारीख चलती है उससे निज़ाम बदलता है। और अगर हम निज़ाम बदलना चाहते हैं तो अकेला वज़ीर आज़म तो निज़ाम नहीं बदल सकता। हाँ, ये तो है। वज़ीर आज़म कहता है कि रिश्वत ना लो, वो बार बार कह रहा है कि रिश्वत ना लो। तो जब हम खुद ही नहीं सही हैं, हमारे कुछ महकमे ऐसे हैं कि हम टोटल जितने महकमे वो खुद चोर हैं। वो इसलिए कि अगर किसी महकमे को कोई पूछता है तो दूसरा महकमा उसकी प्रोटेक्शन के लिए सर आपका मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस बंदे का जितने लेवल पे हाथ जाता है वो करता है। नहीं, मैं आपको बात ये रिफाइन करना चाह रहा हूँ कि निज़ाम इसलिए नहीं बदल रहा कि एक महकमे के ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन आता है तो उस पर जब उसको पे एलिगेशन आता है तो दूसरा महकमा उसको बचाने के लिए आ जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे को उसे पता है कि अगर मैं इस महकमे को नहीं बचाऊंगा तो ये मेरा नाम लाएगा। वो इसलिए नहीं कि उसको हमदर्दी है, लेकिन वो इसलिए करता है कि कल को मेरा नाम ना ले, कल को मेरा नाम आ जाएगा। अगर ये फंसता है तो इसमें मैं भी फंसूंगा, और उसको अगर दो महकमे फंसते हैं तो तीसरा उसको प्रोटेक्शन के लिए आ जाता है, तीसरा बचाने के लिए आ जाता है। यानी कि निज़ाम बदलने के लिए ये है कि अपने आप को बदले। मैं अपने से शुरू करूँ कि मैंने करप्शन नहीं करनी है, तो जब मैं करप्शन नहीं करनी तो डेफिनेटली कोई थाने कचहरी का काम होता है जो लीगल होता है, अनलीगल मेरे लोग पास आते तो मैं ना जाऊँ और कोई उसकी सिफारिश ना करूँ। और इसी तरह के मेरा आपके साथ तल्लक है, आपके मुतलका कोई काम है तो मैं कहूँगा कि यार हैं ये इनलीगल, लेकिन इनके साथ इनको रिलीफ दें। तो ये हम खुद ही निज़ाम गलत कर रहे हैं। इसमें लीडर का बिला वजह की हमदर्दी जगाते हैं, बिला वजह की हमदर्दी जगाते हैं और करप्शन को जन्म देते हैं।
और उसकी मेन चीज़ है कि हम अपने लिए गड्ढा खुद खोद रहे हैं जिसमें हमने खुद गिरना होता है। सही हो गया। अच्छा सर ये बताइए, जो नवाज शरीफ है वो आज से कोई साल 1.5 साल पहले गए हुए हैं वहाँ पे अमेरिका जाके बैठे हुए हैं, अभी उनके मसले भी ख़त्म हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, डॉक्टर्स इधर आने नहीं दे रहे, वो क्या सारा सीन है? आप बात ये है कि ये तो सियासतदान है, उनको सियासी पनाह भी मिलती है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि वो बीमार हो सकता है कि वो वैसे सियासी पनाह में बैठे हों कि मैं जाऊंगा तो मेरी, देखें हरे जितने भी लीडर हैं जो भी हैं, मैं किसी को अच्छा भी नहीं कहूँगा बुरा भी नहीं कहूँगा, मेन चीज़ ये है कि ये काम करते हैं, लीडर बुरा कोई भी नहीं होता, जो साथ टीम होती है ना आपको, वो आपको बुरा बना देती है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बात ये थी कि हज़रत अली से सहाबा कराम ने या लोगों ने पूछा कि सहाबा ने पूछा कि या अली के आपके दौर में हालात ठीक नहीं हैं, तो उम्र के वक्त में हालात ठीक थे, तो अब हालात क्यों नहीं ठीक थे? उन्होंने जवाब दिया कि उम्र का मुशीर मैं था, मेरे मुशीर आप हो। बात ये कि जो मुशीर होते जो नीचे से मतलब ये है कि वही मेरा जवाब आता है कि हम अपने से ठीक करें, आपसे अपने आप को ठीक करेंगे तो पूरा निज़ाम ठीक हो सकता है। अगर हम कहें कि हमारा लीडर ठीक है, वो कहता है करप्शन ना करो। मैं आप सदाम भाई, बात ये कि वज़ीर आज़म की इतनी पे है कि वो अपना सर्वाइव अच्छा कर सकता है, उसको रिश्वत लेने की, करप्शन करने की ज़रूरत नहीं होती। और जो आला ओहदे पे अफीसर फैज़ होते हैं उनको भी करप्शन करने की ज़रूरत नहीं होती। उनको करप्शन पे कौन उकसाता है? हम उकसाते हैं। हम स्टार्ट्स लेते हैं, अपने से लेते हैं कि हमने करप्शन करनी है, करवानी है, मे भी उसमें हम पैसे देकर करवा रहे हैं या पैसे लेकर करवा रहे हैं, एक ही चीज़ है, करप्शन हमसे शुरू हो रही है, हम खुद कर रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। ये मैं नहीं समझता कि अगर मैं अपने आप को ठीक करूं तो मैं दूसरे दिन पूरा निज़ाम ठीक देखूंगा। मतलब कि आपके कहने का मतलब ये कि हर बंदा खुद को ठीक करे तो निज़ाम बिल्कुल ज़बरदस्त और बिल्कुल सही तरीके से चले, निज़ाम बदल सकता है। सही हो गया। सर ये जो कोरोना के मामला चल रहे हैं, मतलब कभी केसेस बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी लॉकडाउन लग जाता है, ये सारे मामले में आप क्या कहना चाहेंगे कि वाकई ये मतलब हुकूमत कुछ अच्छे इक़दाम कर रही है या ये सारी अफवाह है? अभी तक आवाम कहती है कि ये ना सारा प्रोपेगेंडा है, दुनिया ख़त्म होने वाली है, पता नहीं क्या क्या फलां बातें हो रही हैं। देखें सदाम भाई, इस पे आपका एक सवाल का जो पहले आपने महंगाई का सवाल किया था, बात ये कि महंगाई के अलावा बात जब आप पाकिस्तान को जो कोई भी चीज़ आप बंद करते हैं तो आपका पता नहीं कि कितना खरबों में नुकसान होता है। ये तो हर बंदा जानता है ना। तो कोई भी लीडर ये नहीं चाहता कि उसका मुल्क खसारे में जाए और बंद हो, और इसमें वो ये भी नहीं चाहता कि हमारी आवाम मरे और बिला वजह मरे। कोरोना मर्ज़ है और पाकिस्तान में मौजूद है, लोगों को हो रहा है, लोगों की डेथें हो रही हैं, और इसको कंट्रोल करने के लिए जैसे कहते हैं कि एक वक्त की खाएं एक वक्त की बचाएं, तो इंशाल्लाह हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें अगर हम उन्हें खुद अपनी जान की हिफाजत नहीं करनी तो किसने करनी है? तो इसमें मर्ज़ तो बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर जो कहते हैं कि प्रोपोगंडा है वो गलत कहते हैं कि मर्ज़। और कुछ बंदे तो वैक्सीन भी नहीं लगवा रहे, कह रहे कि 2 साल बाद दुनिया खत्म हो जानी है। पता नहीं वो क्या थिंकिंग है, फेसबुक पे वो फेक न्यूज़ आ रही है, उन पे ही चल रहे हैं। एक साइंसदान ने पता नहीं वो बात की है या नहीं की, फेक उन्होंने लगा दी। यार ऐसी कौन सी जो बंदों की अपनी आवाम की जान बचाने के लिए मुल्क खसारे में जा रहा है, उनको मुल्क बंद कर रहे हैं, क्या वो अपने बंदों को मारने के लिए वैक्सीन लगाएंगे? ये नाइल्मी की बात है कि जब किसी को बचाने के लिए आओ तो वो कहे कि ये मुझे मारने आ रहा है। और फिर ये बातें करते हैं कि दूसरे मुल्क जो हैं वो हमें मतलब मारना चाहते हैं। ये सोचने वाली बात है। जो पोलियो है, आज से 20 साल हो गए, हम उनसे बाहर से मंगवा रहे हैं उनकी वो वैक्सीन, वो हम लगवा रहे हैं, बच्चों को लगती है, वो आज तक तो नहीं मरे। मतलब कॉन्सेप्ट है ना, आवाम को फेक न्यूज़ पे ज़्यादा ट्रस्ट होता है, जो ऑथेंटिक होती है उस पर फेक न्यूज़ पे रिसर्च नहीं करते, ऐसे ही वो बुलामला बोल देते हैं, पता किसी बात का होता नहीं है। तो यही बात है ना। पता है क्या बात है,
जो चीज़ आपके सामने आए ना, आप उसकी सर्च करें, नहीं कर सकते, किसी साबे इल्म लोग जो किसी पढ़े लिखे बंदे से जो साइंटिस्ट हैं उनसे पूछें कि ये फार्मूला है, इसका क्या मामला है। अब तो छोटे छोटे गाँव, छोटे छोटे देहातों में सदाम भाई जो टच मोबाइल आया है, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप यूट्यूब पे जाएं, किसी चीज़ का भी नाम लिखें, उसकी सर्च करें, उसकी डेफिनेशन देखें, उसके फ़वाइद देखें, उसके नुकसानात देखें, तो आपको पता चल जाता है। उसमें गलत भी होता है, सही भी होता है, लेकिन एक चीज़ और है कि जब जिस चीज़ को आपका दिल मान रहा हो ना, जब आप कोई चीज़ सुन रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ ना, जो अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, आपका दिल नहीं मान रहा ना कि यार ये बात गलत कर रहा है, तो वो बात गलत होगी। जिसको दिल मान जाता है ना, जो बात सुनी हुई नहीं होती, कि कोई चीज़ आप पूछते हैं, जैसे आपने पूछा कि महंगाई क्यों हो रही, मैंने कहा कि ये महंगाई आलमी मंडी की वजह से होती है। अगर आपको इसका दिल मान रहा है कि यह वाकई ठीक है, अगर आलमी मंडी में डॉलर का रेट वहीं का वहीं है, तो डेफिनेटली फिर तो मैं गलत बात कर रहा हूँ। अगर डॉलर थोड़ा सा इसमें अप्रूव किया है तो डेफिनेटली ये आलमी मंडी का मसला है। और दूसरी बात ये है कि इसी तरह अगर आपका दिल मान रहा है, वो जो वैक्सीन है, वैक्सीन के बारे में जांच करें, पड़ताल करें, उसको देखें। अगर आपका दिल मानता है कि ये जिसने यूट्यूब पे डाला है ये ठीक है, तो वो बिल्कुल ठीक होगा। और सर ये बताएं कि फवाद चौधरी का एक बयान है कि सीपैक को ना वस्ती एशिया रियासतों से मुंसलिक करना चाहते हैं, तो इसमें हमें क्या फ़ायदा होगा? देखिए, अगर हमारे मुल्क से वस्ती एशिया, जितना भी वस्ती एशिया है वो मुंसलिक होगा, तो सीपैक हमसे गुजर कर जा रहा है, तो डेफिनेटली हमें बेनिफिट होगा। जो लोग यहाँ से गुजरेंगे उनको वीज़े भी लगाने पड़ेंगे, पाकिस्तान के वीज़े वो गुजरेंगे, पाकिस्तान को टैक्स पे करेंगे। तो इसमें ये तो बच्चे को पता है, छोटे से बच्चे से पूछें तो वो उनको भी पता है कि इससे पाकिस्तान, सीपैक से पाकिस्तान को फ़ायदा है, और पूरा वस्त एशिया पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएगा, कि हर का कनेक्शन, हर मुल्क का पाकिस्तान के साथ एक दूसरे के साथ वो पाकिस्तान के साथ कनेक्शन होगा, कि जो पाकिस्तान के साथ जिसका लिंक नहीं होगा, जिसको पाकिस्तान पाबंद करता है कि आपने मेरी सरजमीन इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो उसकी तिजारत रुकेगी, तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी। पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत बड़े फायदे। अच्छा सर, इसको आप कब मुकम्मल होता देख रहे हैं, मतलब कि हर चीज़ मुकम्मल हो जाए, वो सीपैक का मनसूबा कंप्लीट हो जाए, आमदोरफ्त में तेज़ी आ जाए, वो कब आप देख रहे हैं? देखिए, ये तो जो भी मंसूबा है जब तक हो जाता है, मेरे ख्याल है नेक्स्ट 3 साल में ये क्लियर होने वाला है। तो इसमें जो ही यहाँ पे आमदोरफ्त शुरू होती, तजारत शुरू होती, तो पाकिस्तान काफ़ी तरक्की, जो पाकिस्तान खुद नहीं कर सकते, सीपैक के हवाले से करेगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा, और इससे सीपैक से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे कि वो डैम बना रहे थे, अगर डैम भी बन जाता तो पाकिस्तान की जो पानी की कमी है, जो मेन चीज़ है इस टाइम, जिस चीज़ पानी है, जिस चीज़ को हम देख रहे हैं कि आने वाले चंद सालों में ये जो आपके बेहतरीन अज़ला हैं, शहर हैं, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, इनके जो बेहतरीन शहर हैं, इनमें पानी आपको पीने के लिए नहीं मिलेगा। इस वक्त ही बहुत किल्लत है, हम उस चीज़ को फोकस नहीं कर रहे, हम महंगाई की तरफ जा रहे हैं, ये हो गया, करप्शन हो गई। असल में हमें जो मेजर चीज़ें हैं, मतलब जो हमारे जो हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए चीज़ें चाहिए, वो पानी है, खुशगवार आबो हवा है, तो ऐसी चीज़ों का होना। जैसे सऊदीया में पेट्रोल सस्ता और पानी महंगा है, कल को हमारे भी यहाँ पे यही हालात होने हैं, यही पानी महंगा हो जाना और पेट्रोल ने सस्ता होना। तो हम डैमों पे नहीं जा रहे, इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दे रहे, हम जो मेन चीज़ें हम इस एक चीज़ पे लगे हुए हैं सदाम भाई के तुम गलत हो, मतलब के तनकीद पे लगे हुए हैं। तनकीद 2 किस्म की होती है, एक तनकीद होती है तनकीद बराए इस्लाह, एक तनकीद होती है तनकीद बराए तनकीद, जो नीचे गिराने वाली होती है। जो तनकीद बराए तनकीद है ना, ये गुनाह है। तनकीद करो, बराए इस्लाह करो कि यार आपने ये गलत किया, उसको रियलाइज़ कराओ कि आप वो समझे, उसको ठीक करे, वो माने कि मैंने गलत किया, आइंदा मैं ना करूँ। अगर आप तनकीद करते हैं, बराए तनकीद करते हैं, तो वो तनकीद एक तो गुनाह है, और दूसरे आदमी को गुस्सा आएगा कि इसने मुझे ऐसे क्यों कहा। अगर आप ऐसे कहते हैं तो डेफिनेटली इंतशार फैलेगा, तो उसमें मज़ीद
करप्शन, मामलात ख़राब और हर चीज़ ख़राब ही हो। सही हो गया। अच्छा सर, जो अफ़गानिस्तान पे अब तालिबान ने हर बंदे को पता है कब्ज़ा कर लिया है, आप क्या देखते हैं कि वो मुल्ला जो ब्रदर हैं वो हुकूमत को संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे, मतलब सारे मामलात को हैंडल कर पाएंगे, यानी निज़ाम पूरा जो अफ़गानिस्तान का है वो चला पाएंगे या नहीं? नहीं, वो आपको शायद आप इसमें हिस्ट्री पढ़ें अफ़गानिस्तान की, शुरू से जब तक तो मैं इस पर सर्च करता आया हूँ कि सुल्तान सिकंदर, जिसको कुल ज़रूर ज़मीन पे जिसने बादशाही की, वो भी यहाँ आकर गिर गया था, अफ़गानिस्तान को वो भी नहीं फतह कर सका। तो अफ़गानिस्तान वाले वो ऐसे नहीं है कि जहल नहीं है, पढ़े लिखे साइंटिस्ट, इंजीनियर और डॉक्टर्स बेहतरीन लोग हैं। और मज़े की बात वो कि इस्लाम पे चलने वाले लोग, इस्लाम पे चलने वाले इस्लाम पे कुर्बान, इस्लाम पे जान कुर्बान करने वाले। एक तारीख में ये भी लिखा जाएगा, आप नेक्स्ट कुछ सदियों बाद लोग पढ़ेंगे कि एक मुल्क ऐसा था, एक कौम ऐसी थी कि जिसने अपना एक मेहमान नहीं दिया और 20 साल तक उसकी सज़ा भुगती। बात ये कि अमेरिका और ये निज़ाम, अमेरिका असल बात ये थी कि कुछ कंट्रीज़, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा बनी कंट्रीज़ या जो लोग हैं जो इंतशार पसंद है, जो असल इंतशार पसंद वो हैं जो अमन के अलमबरदार बने हुए हैं, उन्होंने अमेरिका को अवाउन किया कि आपको ख़त्म करने के लिए तालिबान एक ऐसी जमात आई है जो आपको ख़त्म कर दी। तो उसने सोचा कि तालिबान है कहाँ, किधर है, इसका असल नेटवर्क किधर है। उन्होंने कहा अफ़गानिस्तान। ये जो उन्होंने अपनी फौजें जाके वहाँ पे वो सिर्फ यहाँ पे सच करने के लिए आए थे कि यहाँ पे है क्या। जब यहाँ आए उन्होंने 20 साल तक सर्च किया कि अफ़गानिस्तान में कोई ऐसी चीज़ है जिससे अमेरिका तबाह हो सकता है। तो उन्हें जब क्लियर पता चला कि यहाँ पे तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है, इनके पास ऐसे औजार ही नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमें कुछ कह पाएँ, तो वो उन्होंने जो उनकी चीज़ थी उन्हें अमानतन वापस की और खुद यहाँ से चले गए। अब पूरी जितने लोग इंतशार पसंद हैं, एक्सपोज के इंडिया है, इंडिया जितना बस मर्जी जितना ज़ोर लगा ले, अमेरिका अफ़गानिस्तान में नहीं आने वाला। उसने जिस मकसद के लिए आया तो उसने अपना मकसद पूरा किया और वापस चला गया। लेकिन ये अफवाहें जो इंडिया फैला रहा है, ये उनकी थोड़ा सा भी कोई इशू हो वो उसको हाईलाइट ऐसे कर देते हैं। अब जो टिकटॉकर वाला था, वो आयशा टिकटॉकर वाला मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या था, उस पे इंडिया ने बड़ा हमें पाकिस्तान को तनकीद किया है कि यहाँ के मर्द इस तरह के हैं, यहाँ के लोग इस तरह के हैं, लड़कियों के साथ इस तरह करते हैं। हालांकि इंडिया को ये नहीं पता कि वहाँ पे इंडिया में डेली बेसिस पे हज़ारों ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन वो उनको नहीं हाईलाइट कर रहे। बात ये है कि इंडिया जो है, मैं इंडिया के बारे में जानता हूँ, आप जानते हैं कि जो ये चीज़ें हैं इंडिया को मैं बताता हूँ। बात ये है कि आप मुझे इंडिया ये बताए कि आपकी आवाम का क्या हालात है, मुझे ये जवाब का दें। आपके जो MBBS डॉक्टर्स लड़की हैं वो 200 इंडियन रुपए में बिकती हैं, ये आपका रेट है। ये आपका रेट है MBBS डॉक्टर्स का। तो बात ये कि हमें तनकीद करने के बजाय अपने गिरेबान में जाके देखें। और मुझे वो चीज़ पता है, शायद आप लोगों को ना पता। तो हम नहीं चाहते कि स्क्रीन पे ना हम गंदा करें जिस तरह आप हमें करते हैं, हम करते हैं। तो लेकिन कुछ बातें होती हैं जो खुफिया रखनी चाहिए। आपको हमारी लहजे से पता चलना चाहिए कि हम क्या कहना चाहते हैं, बस इसी बात से समझ है। अच्छा सर, जो आजकल पाकिस्तान में वो इमरान खान ने कहा है कि हम तालीम का जो निज़ाम है वो यकसा करना चाहते हैं। मतलब जो प्राइवेट में अलग पढ़ाई जा रही थी बुक्स और सिलेबस अलग था और गवर्नमेंट में अलग था, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये निज़ाम एक होना चाहिए यकसा? देखें सदाम भाई, बात ये कि जब हम बैठे हैं ना तो हमारा बैन सैन रहन बैन सैन सब कुछ एक है। तालीम भी एक होनी चाहिए, निसाब भी एक होना चाहिए। ये ना हो कि एक जगह पे एक डॉक्टर प्राइवेट तो कॉलेज से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आया हो, उसका निसाब और हो, और एक गवर्नमेंट से पढ़ कर आया हो। तालीम दोनों की बराबर है, मेहनत दोनों की बराबर है, लेकिन एक और चीज़ रिकमेंड कर रहा है, एक और चीज़ रिकमेंड कर रहा है, और दोनों की एक दूसरे को समझ तक नहीं आ रही। तो ये तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इकदाम है कि निसाब एक हो,
चाहे कोई प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो। गवर्नमेंट का हो, सही हो गया। सर ये जो पीडीएम है, ये जो एक तहरीक बनाई गई है पीडीएम, सारी जमातें जो अपोजिशनें थी वो सारी इकट्ठी हुई हैं हुकूमत के ख़िलाफ़। अब ये कभी ये बिखर जाती हैं, कभी ये सारे फिर इन्वॉल्व एक दूसरे में हो जाते हैं, पीडीएम में हो जाते हैं, ये सारा क्या मामला है? बात ये कि जब वही बात आ गई, वो बात तो ये कि जब वो एक दूसरे के साथ मुखलिस हैं ही नहीं। जब मुखलिस होंगे तो पीडीएम क्या कि देखें, पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें कि एक स्टूडेंट्स जमात ने सदर अयूब खान को गलत कहा, तो ऐसे वो सदर थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और फिर आप चौधरी इफ्तिखार को ले लें, जब जरदारी सदर था तो उन्होंने कहा कि एक तारीख चली, सिर्फ इतनी सी चली, मियाँ साहब ने चलाई कि जजेस बहाल किए जाएं कि आपने गलत इनको डिसमिस किया है, तो उन्होंने बात मानी। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि जहाँ पे अवाम निकली और राइट की बात और जो मुस्तकबिल की जो मौजूदा हुकूमत है वो बात ना माने। जो बात नहीं मानते वो इक़्तिदार छोड़ देते हैं। दो ही चीज़ें होती है, या बात मानते हैं जो राइट होती है, या इक़्तिदार छोड़। तो बात यही है कि अगर पीडीएम इकट्ठी होती है, अगर राइट पे है तो डेफिनेटली या हुकूमत बात मानेगी। बात तो यही है कि रोज़ाना इलेक्शन कराना बात नहीं है, बात ये है कि निज़ाम ठीक हो। अगर निज़ाम गलत चल रहा है तो इसमें अपोजिशन अगर आती है वो कहती है कि ये निज़ाम गलत है, अगर हुकूमत नहीं मानती तो फिर वो हुकूमत या छोड़ेगी या बात मानेगी, जो राइट बात होगी। एक निजायज़ बात तो नहीं मान सकता ना कोई भी। आप इधर बैठे, मैं आपको कहूँ कि आप मुझसे वो सवाल करें जिसका जवाब मुझे आता हो, आप तो वो नहीं करेंगे। बिल्कुल, आप वो करेंगे जो आप पूछना चाह रहे हैं, जो अवाम को बताना चाह रहे हैं, आप वही चीज़ पूछें। जिस चीज़ का बच्चे को पता हो तो आप मुझसे, मैं कहूँ कि जी मुझसे वो बात पूछे जिसका मुझे पता है या इसका मुझे पता है। जो आप अवाम को दिखाना चाह रहे हैं, जो लोगों को बताना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम को बताना चाह रहे हैं, अगर वो आप वो ही पूछेंगे ना जो उनको पता है, पहले से डेफिनेटली पता है, तो आप वो तो मुझसे नहीं पूछ सकते। तो बात ये है कि अवाम अगर जो अपोजिशन है, जो राइट बात है, जो हक की बात है, अगर वो करे, वो मनवाते हैं तो हुकूमत का काम है मानना, और मानेंगे। और सब इदारे मानते हैं। जो इदारा नहीं मानता, अगर इसको वज़ीर आज़म जो हुकूमत है नहीं मानती तो फिर हुकूमत, ये जमहूरियत इसी का नाम है। उसके बाद अपोजिशन के पास बहुत बड़ी ऑप्शन होती है अदम एतमाद का वोट। हर बंदा गरदार नहीं होता मुल्क के लिए। मैं कहता हूँ कोई बंदा, हमारा एक बच्चा है ना, उससे कहें कि यहाँ पे इंडिया का फौजी आ गया है, उसके पास गन है, तो वो बगैर हथियार के, बगैर कोई चीज़ सीना तान के उसका बाहर निकलेगा उसके लिए लड़ने के लिए, यानी कि वो अपनी जान देने के लिए निकलेगा। मासूम बच्चा होगा जिसकी 10 साल से कम उम्र हो, 5-7 साल का, जिसको ये समझ हो इंडिया क्या है और पाकिस्तान क्या है, वो हमारा दुश्मन मुल्क है, मुसलमान है और वो हिंदू है, जिसको इतनी समझ है ना बच्चे को, उसे कहेंगे इंडियन फौज आ गई है, इतना बड़े ब्रिगेड आया है, तो वो अकेला बार उसी टाइम उन्हें किसी को नहीं पूछना, वो निकले। ये पाकिस्तान में शहादत का जज्बा है। और कोई जिसको 50,000 लोग चुनते हैं, अपना MPA बनाते हैं, 60,000 लोग चुनकर अपना लीडर बनाकर बैठाते हैं, मैं नहीं समझता कि वो, जहां पाकिस्तान का नाम हो, पाकिस्तान के साथ, मैं नहीं समझता कि वो कोई भी गद्दारी करेगा। वो उन 5-60 हज़ार लोगों से नहीं गद्दारी कर सकता, तो पाकिस्तान के साथ 22-23 करोड़ लोगों से कैसे गद्दारी करेगा? और फिर वो अपने आप से कैसे गद्दारी करेगा? अगर कोई करप्शन करता है तो वो अपनी ज़ात के लिए करता है, अपने आप को स्कोर करने के लिए, अपने लिए पैसा कमाने के लिए करता है। अदन किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जो है अपना, इसे कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि जो MPA MNA बैठते हैं, हम उनको लीडर चुनते हैं, तो वो मुल्क के लिए गद्दारी कोई भी नहीं करेगा। इसमें ये करप्शन हो गई, छोटा मोटा जो भी ये लोग अपना सर्वाइव करते, ये सब ऐसी बात नहीं है। ये अपोजिशन जब आप खुद इक़्तिदार में होती है तो ये निज़ाम नहीं चलते, ऐसे ही चल रहे होते। सही हो गया सर। ये इमरान खान की हुकूमत को आप आइंदा के लिए कैसे देख रहे हैं? मतलब अगले
5 सालों में, या ये जो इनके 2 साल रह गए हैं ये पूरे कर पाएंगे या नहीं, या यहाँ पे ठस हो जाएगी या पूरी 5 साल हुकूमत चलेगी क्या? सदाम भाई बात ये कि जो मेरे तज्जिए के मुताबिक, नज़रिए के मुताबिक ये 5 साल पूरा करेगी, और आगे की जो बात है वो अवाम पे डिपेंड है। अवाम किन को सिलेक्ट करती है, किसको सिलेक्ट करती है, ये अवाम करेगी। इसमें कबल अज वक्त जो है ना पेशीन गोई करनी थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि ये जो 2 साल है इसमें जैसे हुकूमतें करती हैं, इन 2 सालों में इनके जो प्लान हैं, जो इन्होंने वादे किए थे, उनको ये पूरा करने की कोशिश करेंगे। जब पूरा करने की कोशिश करेंगे, अवाम के मेन चीज़ है कि ये कोशिश अवाम का एतमाद बहाल करेंगे, अवाम का एतमाद बहाल करने की कोशिश करेंगे जी। उसका आगे खुदा को पता है कि क्या ये उनका एतमाद बहाल कर पाते हैं या नहीं कर पाते, वो अल्लाह बेहतर जानता है। अगर उन अवाम का एतमाद बहाल कर लेते हैं इन 2 सालों में, तो डेफिनेटली फिर तो कुछ रिजल्ट और होगा। तो या जैसे निज़ाम चल रहा है ऐसे ही चला तो फिर रिजल्ट है। लेकिन अवाम ये कह रही है कि इमरान खान ने वादे किए थे कि हर चीज़ आपके लिए आसान कर दूंगा, महंगाई को बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। अगर महंगाई होती है तो समझो आपके वज़ीर मशीर, वज़ीर आज़म आपके चोर हैं। तो फिर ये सारा क्या सीन, अब महंगाई भी हो रही है, हर चीज़ में कीमतें बढ़ रही हैं, किसान की जो चीज़ें हैं, खाद वगैरह की बोरियां, वो भी हर बोरी में इतना इतना इजाफा हो गया है। तो फिर आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अगर इमरान खान के वादों को देखें तो वादे वफा नहीं हो रहे। बात तो यही है ना, मैंने पहले भी अर्ज़ की है कि सदाम भाई बात ये है कि ये जो हुकूमत है आइंदा 2 साल में अब से ये काम स्टार्ट करेंगे और काम करेंगे। कुछ वादे पूरे होंगे, कुछ पेंडिंग रह जाएंगे। बात ये है कि वादे पूरे करेंगे तो आवाम का कुछ एतमाद बहाल होगा। अब आप किसान की बात ले लें, बात मैं समझता हूँ कि मैं खुद एक ज़िम्मेदार घराने से मेरा ताल्लुक़ है। बात ये है कि जब ज़िम्मेदार चीज़ लेता है तो उसे महंगी मिलती, जब वो सेल करता है तो उसे सस्ती बेची जाती। बात यही है कि ये जो गंदम को लगा लें, जब वो बीज लेता है तो उसे बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। जब वो उसकी गंदम हो जाती है, वो गंदम सेल करता है, गवर्नमेंट एक फिक्स रेट कर देती है, उसको सस्ते में बेच देना पड़ता है। यही बात है कि मेन चीज़ है कि हम जिन चीज़ों को फोकस करना चाहिए उन पे हम गौर नहीं कर रहे। हमें चाहिए कि पाकिस्तान में किसान को स्ट्रॉन्ग बनाना। हम किसान के पे तो बिल्कुल ही तवज्जो नहीं दे रहे, क्योंकि उसकी जिन्नस फर्ज करे कि एक आदमी गंदम के 1 एकड़ में 50,000 रुपया खर्चा कर रहा है और उसकी गंदम हो रही है 70,000 रुपये की, तो उसमें उस किसान की अपनी खुद की मेहनत लगाए ना, तो 20,000 उसकी मेहनत मजदूरी गई, बकाया उसको कुछ नहीं बचा। अगर उसने मजदूर रखे तो उसकी मजदूरी वो अपनी पॉकेट से दे रहा है, वो पैसे पाल रहा है, या कुछ उसका उस और साइड बिजनेस है जिससे वो अपनी निज़ाम ज़िंदगी चला रहा है। हम इस दौर में आकर किसान को तो पीस रहे हैं, और जो उसको हमने अप्रूव करना है, जो पाकिस्तान की बेस है, जो हमें खाना देता है, हमें सब्जियां देता है, सब कुछ तो किसान दे रहा है। हम उसकी तरफ उसको रिलीफ नहीं हम नहीं देते, हुकूमत कोई भी हुकूमत नहीं दे रही। ये तो अब शुक्र है जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, ये जो शुगर मिल्स हैं इनमें वो जो किसान थे उनको पैसे ही नहीं मिलते थे, लेकिन जब से ये हुकूमत आई है ये बेहतरी हुई है कि उनको टाइम पे पैसे मिल रहे हैं। बात किसानों के यकीन करें, मैं आपको सदाम भाई बताता हूँ, किसान पे जब किसान की गंदम होती है तो उसको गंदम बेचने के लिए वो करप्शन की बात आ जाती है कि किसान एक शरीफ नफ्स इंसान होते हैं कि उनको ये नहीं पता होता कि अफीसर से कैसे मिलना है, बात कैसे करनी। वो सादा दिल बंदे होते हैं, सादा लोग बंदे होते हैं, और वो जब गंदम सेल करनी होती तो बाहर दाना लेने के लिए उन्हें पैसे देने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं, और लोगों की मिन्नत मसाजिद करनी पड़ती है, सिफारिश लगाना पड़ती है, और जब वो अपनी जिन्नत सेल करते तब उनको सिफारिशें लगाना पड़ती। जब उनको खाद वगैरह या स्प्रे, जब बिजाई शुरू होगी तो DAP खाद गायब हो जाएगी, तो वो सिफारिशें और ब्लैक में मिलेगी। तो जब सीज़न आ जाएगा, गंदम आ जाएगी या कोई भी फसल आ जाएगी, उसकी ख़रीद बंद हो जाएगी, उसके लिए सिफारिशें लगेंगी और पैसे देने पड़ेंगे, तुझे देने पड़ेंगे, मुझे देने पड़ेंगे। मैं आगे कहूँगा, अगर मैं आगे कहता हूँ कि यार इनके
इतनी गंदम में वो ख़रीद लो, इनको इतना बारदाना, आगे कहते कि यार इनसे इतने पैसे ले दो, हम इनको बारदाना दे देते हैं। जिसका राइट बनता है उसको नहीं मिलता, जिसका लिंक होता है उसको मिल जाता है। करप्शन तो हम खुद शुरू करते हैं और खुद होती है, ये तो होती है ऐसे ही। अच्छा सर, ये जो चिकन है ये नहीं हमारे कंट्रोल में आ रहा कभी अब तो पहले तो चलो सस्ता भी हो जाता था, लेकिन अब तो महंगे से महंगे आए दिन उसके रेट चल रहे हैं। वो जो गरीब बंदा है वो क्या खाए? बात तो मटन वैसे नहीं वो खा सकता, बीफ वैसे नहीं वो खा सकता, चिकन था वो भी आसमानों को छू रहा है। बात वही आ गई ना कि सर चिकन को छोड़े अंडे देख लें अंडे को छोड़े, जो 6 रुपए का था वो 18 रुपए का हुआ पड़ा है। यही बात है ना, मैं आपको बताता हूँ। एक किसान सब्जी है, सब्जी भी अब चिकन से भी महंगी होगी। बात ये है कि जो ज़िम्मेदार की सब्ज़ी आती है ना, वो यहाँ पे बोरियों के हिसाब से आती है। जितने में वो बोरी देकर जाते हैं उतने में हमें किलो मिलता है, दड़ी मिलती है, जिनके 5 किलो मिलता है, किलो तो नहीं 5 किलो। फर्ज की तक एक वो 1000 दड़ी 5 किलो की 5 किलो की होती है, जिसको हम पंजाबी में दड़ी बोलते हैं, जिनके 5 किलो मिलता है। यानी कि अगर वो एक बोरी 1 मन 40 किलो 1000 रुपये में दे के जा रहा है, तो हमें वो, हम जब वो ख़रीदेंगे, वही किसान, वही ज़िम्मेदार, वही निज़ाम, वो जब ख़रीदने जाएगा शॉप पे आएगी, मंडी में आएगी, मंडी पे वो शॉप पे जाएगी, शॉप से वो छोटे छोटे स्टॉल पे जाएगी, स्टॉल से जब आप ख़रीदने जाएंगे ना, तो वही चीज़ आपको जो 20 रुपये किलो देकर गए थे वो 100 रुपये किलो 100 की, मतलब कि किसान है जो वो कम कमाता है, पूरा साल मेहनत करने के बावजूद भी वो कम कमाता है। और जो जिनके पास जाती है, जो सेल मैनर होते हैं, वो मिनटों में वो ना दुगनी रकम कमाते हैं, दुगनी चुगनी हो जाती है। और सर ये अंडे, जो अंडों पे आए, अंडे नहीं समझ से मतलब बालातर हुए पड़े। अब तो गर्मियाँ चल रही हैं, चलो गर्मियों में तो सस्ता होना इनका बनता है, चलो सर्दियों में महंगा होना बनता है, लेकिन सर्दियों में तो बात ही छोड़े, गर्मियों में नहीं कंट्रोल हो रहे। बात ये, जब महंगाई होगी तो डेफिनेटली हर चीज़ महंगी होगी। जब आपका ये डॉलर ऊपर जाएगा तो हर चीज़ महंगी होती है। लेकिन इसमें अगर अंडों पे, मुर्गियों पे आपने इनको सस्ता करना है तो पोल्ट्री फार्म वगैरह, कंट्रोल शेड वगैरह बनाएं, इसमें इजाफा करें। एक तो ये कारोबार अच्छा है, थोड़े पैसों से हो जाता है, और अच्छा कारोबार है, यानी कि आप आमदन ठीक रहती है। इसमें अगर ज़्यादा पोल्ट्री का काम होगा तो डेफिनेटली रेट कम होगा, अगर पोल्ट्री का काम कम होगा तो डेफिनेटली वो रेट तो ज़्यादा ही होंगे। अगर इसमें अंडे देने वाली मुर्गियाँ लोग पालना छोड़ देंगे तो अंडे कम मिलेंगे, तो डेफिनेटली वो महंगे होंगे। तो ये चीज़ें चलती रहती है, इसमें तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सर आलमी बरादरी जो है उनको अफ़गानिस्तान के जो मसले हैं हल करने चाहिए, मतलब एक कमेटी बनानी चाहिए जो स्पेशल, वहाँ पे फसाद हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लोग छोड़ के अमेरिका जा रहे हैं, दूसरे कंट्रीज़ में शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या उनको इक़दाम करने चाहिए आलमी बरादरी को? आलमी बरादरी को इक़दाम जो छोड़ के जा रहे हैं, जिनका अफ़गानिस्तान में नहीं गुजारा हो रहा, तो डेफिनेटली उनको जाना चले जाएं, उनका तो कोई इशू नहीं, बकाया बात। लेकिन सर देखिए वो वहाँ के रहायशी हैं, अगर वो कितने तंग है, वो जो अपना मुल्क ही छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, तंग होने वाली तो बात नहीं है, कि मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया था प्रोग्राम के स्टार्ट में कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं और आपको पता है कि हर चीज़ समझने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने बहुत अच्छा इक़दाम उठाया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि जब तालिबान ने कब्ज़ा किया तो अपनी हुकूमत वापस ली, अपना मुल्क वापस लिया, सबसे पहले उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया कि फ़तह मक्का याद दिला दिया। उसके बाद उन्होंने औरत को बाहर निकलने से मना नहीं किया, और जो अब भी वो बयान दे रहे हैं कि मर्दों के बराबर के हकूक़ है औरत के। और सर मैं आपकी बात टोकना चाहूँगा, जहाँ पे आपने कहा कि औरतों को बाहर नहीं निकलने दिया, काम करने नहीं दिया। ये पिछले दिनों एक पिक्चर वायरल हो रही थी, उसमें एक वो क्या कहते तालिबानी था, वो इंजेक्शन लगवा रहा था नर्स से, तो वहाँ पे लोगों ने कमेंट किए हुए थे, आप इनको तालीम नहीं देना चाहते और काम नहीं करवाना चाहते, तो फिर खुद क्यों इनसे काम करवा रहे हैं? नहीं, अब तो उन्होंने ऐसे कोई बयान नहीं दिया कि हम औरतों से काम नहीं कराएंगे। वो औरतों को बराबर का हकूक़ दे रहे हैं,
और वो जो जिम थे उनके लिए वो भी उन्होंने बंद कर दिए। देखिए वहाँ पे कौन सा को था कि लड़के लड़कियाँ थे, लड़कियों के लिए अलग चीज़ें बनी हुई थी, लेकिन उन्होंने वहाँ पे भी पाबंदी आयद कर दी। तो इस बारे में तो अभी तो उनके बयान आ रहे हैं मे बी कि वो ये सब चीज़ें खोल दें। तो अगर वो इनके साथ कुछ लोग मुंसलिक हैं, इसमें कुछ ताजिकिस्तान के कुछ उज़्बेकिस्तान के लोग मिलकर ये जो लोग हुकूमत चला सकते हैं ना, वो ही एक हुकूमत बनाएंगे और इनको चलाएंगे। और आलमी बरादरी को भी चाहिए कि इसमें अपना रोल अदा करे। वहाँ पे इंसानी हकूक़ की थोड़ी सी भी पामाली होती नज़र आती है तो उनको अवाउन करें कि आप ये ना करें, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। और इंसानियत के ख़िलाफ़ जहाँ भी हो, ये नहीं कि आलमी बरादरी का फ़र्ज़ है, हम मुसलमानों का सबसे पहले फ़र्ज़ है कि सबसे पहले हम मुसलमानों को आवाज़ उठानी चाहिए कि ये गलत हो रहा है। और सर आजकल जो ट्रेंड बना हुआ है सिगरेट पीने का, और कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटीज़ होगी, स्कूल हो गए, यूनिवर्सिटीज़ में तो बहुत हो गया है, अवाम ड्रग पे बड़ा लग रही है, नशे आवर चीज़ों पे लग रहे हैं, लड़कियां लड़के, और इसको ना एक फैशन वे में ना देखा जा रहा है। जो बंदा सिगरेट नहीं पीता उसको पेंडू समझा जाता है, देहाती समझा जाता है, अनपढ़ सा समझा जाता है कि उसको किसी चीज़ का इल्म ही नहीं है। जो सिगरेट पीता है वो ट्रेंडिंग में आ जाता है। आजकल ना एक ट्रेंड बना हुआ है और आवाम ज़्यादा नशे पे लग रही है। बात ये है कि मैं आपको बताता हूँ ट्रेंड की बात ये है कि सिगरेट पी रहा है ना, मैं हकीकत ये बात बताना चाहता हूँ कि जो नशा करता है वो बेसिक कमज़ोर लोग नशा करते हैं, जो हालात का मुकाबला नहीं कर सकते, हालात का मुकाबला नहीं कर सकते, खुद को साकन रखने के लिए एक जगह पे नहीं। मैं आपको बताता हूँ, वो अपने आप को हालात से और वाक़यात से मुँह मोड़ लेते हैं। नहीं, अपने आप को एक साइड पे रखना चाहते हैं कि मैं इनसे बच गया हूँ, मैंने सिगरेट पी ली, मैंने चरस पी ली, मैंने अफीम खा ली, या एनीवन जो भी नशा किया, कि मैं अब वो उसके जो दिमाग बंद हो गया, वो चंद मिनट के लिए, चंद सेकंड के लिए, चंद घंटों के लिए उसे नहीं पता क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। वो लोग होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, जिनमें विल पावर नहीं होती, जिनमें हालात से मुकाबला करने की सलाहियत नहीं होती, इतनी उनमें गुंजाइश नहीं होती कि एक मिनट के लिए अपने मुखालिफ को अपने सामने खड़ा देखकर उसका सामना कर सके, उसके सामने वैसे ही खड़े हो सके। ये कमज़ोर लोग होते हैं, बुज़दिल होते हैं और निकम्मे लोग होते हैं जो नशा करते हैं, और सबसे बेकार लोग होते हैं जो इसको फैशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, फैशन के तौर पे। और मैं उनके लिए ये कहूँगा तो सर मैंने ये ऐसा फैशन किया है कि जो आपकी ज़िंदगी को ही बर्बाद कर दे, इज़्ज़त घटाए, आपकी ज़िंदगी बर्बाद करे, आपके वालिदैन के लिए यानी कि वो एक इल्ज़ाम के तौर पे, जिस आप सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पे आपकी इज़्ज़त ना हो। तो हम तो जिस सोसाइटी में रहते हैं तो हम तो नशे की बिल्कुल ही इज्जत नहीं करते, कहते हैं कि ये नशे ही है, और नज़र से देखते हैं। तो हमारे तो एक सोसाइटी में कोई अगर सिगरेट ही पी ले तो हम उसे और नज़र से देखते हैं कि यार तू सिगरेट पीना है। तो इस तरह का अगर इस तरह की इमेज क्रिएट होगा तो उम्मीद है कि वहाँ बच जाएगी। सर यूनिवर्सिटीज़ में पिछले दिनों वाक़यात हुए हैं कि 2 लड़कियों ने ड्रग्स लिए हैं, वो आइस या पाउडर वगैरह कुछ नशा किया है तो उनकी डेथ हो गई है, पता नहीं ओवरडोज ले ली है। यार ये कोई नया वाक़या नहीं है, तकरीबन कोई 10-15 साल से, तो 15-16 साल से मैं देखता आ रहा हूँ। जो अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटी उसमें अक्सर ऐसे वक़ूआत होते हैं कि लड़कियों ने ड्रग्स ली, उनकी डेथ होगी, लड़कों ने ड्रग्स लिया, उनकी ओवरडोज हो जाते हैं, डेथ हो जाती है। एक चीज़ का मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये कुदरतन बात है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो ताकत के साथ उनको बर्दाश्त किया जाता है, कोई चीज़ भी है। ये जो आपने वैक्सीन के बारे में बात की है, ये जो वैक्सीन लग रही है ये क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ा रही है कि जो बीमारी का मुकाबला करने वाले जरासीम हैं उनको जिंदा कर रही है, उनके लिए खुराक है, उनको ज़्यादा पैदा करती है। जब आप में वो ज़्यादा आ जाएंगे, क़ुव्वत मुदाफ़त करने वाले जरासीम ज़्यादा, तो आप पे अटैक कोई बीमारी भी नहीं कर सकती। उसमें आप नशा भी कर लें वो भी नहीं करते। जब आप में खून होता है, ताकत होती है, तो आप नशा करते हैं तो उसको बर्दाश्त करते हैं। जैसे जैसे आपके नशे की डोज बढ़ती जाती है, वो जो जरासीम है जो क़ुव्वत मुदाफ़त करने वाले वो दवाई पीकर सो जाते हैं। जब उनको सोने की आदत पड़ जाती है, उस वक्त कोई भी मरज़, कोई भी चीज़ आपके ऊपर अटैक करती है तो
आपके पास तो वो आगे सलाहियत नहीं होती उस मर्ज़ का, उस चीज़ का दिफा करने वाले जो लोग जरासीम है उनको तो आपने सुला दिया या मार दिया या ख़त्म कर दिया, वो निकाल दिए, तो उसमें आपकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए वल्ला मैं तो एक रिक्वेस्ट करूँगा, जो हमारी यंग जनरेशन है, नशा बहुत बुरी चीज़ है, इससे बचें और अल्लाह ताला हम सबको नशे से बचाए और अपने आप में विल पावर करें, साख अपनी इतनी चीज़ों से लड़ना सीखें, अपने हालात से लड़ना सीखें। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब इंसान के साथ कुछ थोड़ा सा टैट वक्त आता है ना, तो अल्लाह ताला उस इंसान को अपनी तरफ राग़िब करता है, अपनी तरफ मुतवज्जा करवाता है। तो वो इंसान मैं कहता हूँ कि बहुत खुशकिस्मत होता है जिसको थोड़ी सी अल्लाह ताला तकलीफ़ दे, किसी किस्म की दे, और वो उसका मुकाबला करे और साबिरीन में से उठे अगले जान। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है और वो देखता है कि मेरे इंसान में कितना सब्र है और ये मुझसे मोहब्बत कितने करते हैं, मुझसे कितना जुड़ा रहता है। बात ये कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बीमार हो ना, उससे अपने लिए दुआ कराया करो, उसके पास जाया करो और अपने लिए दुआ कराया करो कि वो अल्लाह के नज़दीक होता है। क्योंकि जो बीमार होता है वो तकलीफ़ में होता है। जब आप बीमार होते हैं, कोई भी थोड़ी सी भी तकलीफ़ होती है या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, आप खुदा को याद करते हैं। जब आप इजी होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कोई आपको फ़िक्र नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, कोई तकलीफ़ नहीं होती, तो मैं नहीं सोचता कि उस वक़्त आप खुदा को याद कर रहे हों। जब आप किसी तकलीफ़ में होते हैं, थोड़े से टैट हालात में आते हैं, ये भी तकलीफ़ है जब हालात टैट होते हैं, कुछ बंदे के साथ ऐसी कोई चीज़ आ जाती है, यानी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती, तो उसके लिए ये है कि अपना प्रॉब्लम, उसके लिए आप सब्र करें, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझें और ये समझे कि अल्लाह ताला की एक आज़माइश है, इससे उसने निकालना है। और अल्लाह से दुआ करें कि या बारी ताला, हम आपकी आज़माइश में आने वाले नहीं हैं, हम तो कोई भी आप इम्तिहान पास करने वाले नहीं हैं, तो हम पर रहम कर, कोई ऐसी आज़माइश में ना डालना कि जिसमें हम नाकाम हो जाएं। और जो नशा करते हैं, तो उनके लिए मेरा ये जुमला है कि वो आप लोग ये नशा करने वाले सुन लें, आप बिल्कुल अल्लाह की नज़र में उसके इम्तिहान में नाकाम हो चुके हैं। एक तो अल्लाह ताला जब जिससे मुंह फेरता है ना, अपने से दूर करता है कि वो सबसे पहले उससे नमाज पढ़ने की, अपनी तरफ सजदा करने की तौफीक छीन लेते हैं। फिर जब नशा करता है तो नशे से ये होता है कि वो अपना बिल्कुल, जिसको अपनी खबर नहीं उसको खुदा की क्या खबर हो, तो वो उससे अल्लाह ताला बिल्कुल अपना मुंह मोड़ लेता है। तो वल्ला हमें खुदा ने पैदा किया, ये ज़िंदगी हमारी आर्जी है, इस ज़िंदगी को छोड़ें, अपनी ज़िंदगी को समझें, उसके लिए काम करें। यहाँ पे आपको तकलीफ़ है, वहाँ पे आपको सुकून है, यहाँ पे आपको सुकून है, वहाँ पे तकलीफ़ है। जब आपको यहाँ सुकून मिलेगा, आप खुदा को भूलेंगे, खुदा को भूलेंगे तो उसके नबी को भूलेंगे, नबी को भूलेंगे तो आप डेफिनेटली गलत कारोबारों में, गलत कार्रवाइयों में, गलत कामों में जाएंगे, तो अगले जहान आपको उसका कमीना तो भुगतना पड़ेगा। असल में ये तो आर्जी ज़िंदगी है, हकीकतन ज़िंदगी है वो ऊपर है, मरने के बाद है। जी बिल्कुल, जब हम मरेंगे, मरने के बाद जब हम अल्लाह ताला के सामने जाएंगे, तो वो जो ज़िंदगी है वो ख़त्म होने वाली नहीं है। वहाँ पे हम चाहेंगे कि या बारी ताला हमें एक दफ़ा दुनिया में भेज दे कि मैं तेरे सजदे से सर नहीं उठाऊँगा, लेकिन वो टाइम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से यहाँ नहीं आना। जी, ये कन्फर्म बात है, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से यहाँ नहीं आएगा, ना कोई आएगा। हमारे अजीज़ो अकार, हमारे बड़े ना चले गए इस दुनिया से, कोई नामो निशान नहीं है, तो ये चंद दिन की है। अच्छा सर, ये बताएं, जो अब जो रोडों पे इशारे बने हुए हैं, वहाँ पे बेकारियों का आजकल राज है, ये स्पेशल इनके ठेके हो रहे हैं, तो आवाम को तंग कर रहे हैं। अब तो हुकूमत ने भी वो कुछ इकदाम उठाए हैं, DSP साहब ने, कि जो ये बेकारियाँ लोगों को तंग करते हैं, शहरियों को, सही मतलब बंदे हैं, काम भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो एक लत लग गई है। ये बात ये कि जो बेकारी हैं, ये एक पेशा, ये सिर्फ बेकारियों का यही पेशा नहीं होता कि सिर्फ ये भीख ही नहीं मांगते,
ये बेसिक की जगहों पे मैंने देखा है कि ये नजायज़ फरोश लोगों ने रखे होते हैं, फी का बहाना बनाते हैं, वहाँ लोगों को ये नशा वगैरह ऐसी चीज़ें देते हैं, नशा प्रोवाइड करते हैं, नशा प्रोवाइड करता है। ये बेसिक सप्लायर होते हैं अक्सरियत से। कुछ लोग पेशावर गदागार हैं, मांगने वाले लोग हैं, वो चाहे जितने हट्टे कट्टे हो जाएं, जितने मोटे हो जाएं, जितने ताकतवर हो जाएं, उनको काम करने की आदत ही नहीं होती। जिसको बगैर हाथ पाँव हलाए खाना मिल रहा है, उसे हाथ पाँव सिर्फ हाथ करना है। और बात ये कि ये वो लोग हैं जो क़यामत वाले दिन भी पकड़े जाएंगे और इधर भी इनकी कोई इज़्ज़त नहीं है, यहाँ इस दुनिया में भी कोई इज़्ज़त नहीं है, और आगे वाले जहान में तो उनकी बिल्कुल ही नहीं है। कि मैंने हदीस में पढ़ा है कि जो मांगने वाला है उसके चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, हड्डियाँ ही हड्डियाँ होंगी, क़यामत वाले दिन हड्डियाँ ही हड्डियाँ होंगी। मेरे भाई, अगर कोई मुझे देख रहा है, ये सुन रहा है, तो वल्लाह इस लानत से बचें, लानत से बचें। ये लानत ही है जो गरीब मस्कीन है, यतीम है, ये उनका भी हक मार रहे हैं। मजदूरी कर लो। अब पहले ट्रेंड चला था, यार मेरे पास किराया नहीं, मैं फ़लाँ जगह पे जाना है। अगर किसी के पास किराया ना हो तो उसको अब कोई किराया नहीं देता, कि लोगों ने ट्रेंड बना लिया। अब एक और ट्रेंड है, बहुत जवान सा आदमी होगा, हाथ में कस्सी रखी होगी मोढ़े पे, हाँ, मेरी दिहाड़ी नहीं लगी, बच्चे भूखे बैठे हैं, हाँ, मैं मांगने वाला नहीं हूँ। और यार मांगने वाला नहीं हो, एक दिन सब्र कर तो देख, खुदा तो देख रहा है ना, जिसने सबको देना है। आपको पता है कि एक माँ तो वो है जिसने हमें जन्म दिया है, एक माँ वो है जिसने हमें माँ के पेट में जन्म दिया है, जिसने हमें आने से पहले हमारी खुराक का, हमारे खाने पीने का बंदोबस्त किया, पहले हमारे खाने का बंदोबस्त किया, फिर हमें उसने माँ के पेट में जन्म दिया। वो हमें एक माँ नहीं, 70 माओ, 70 कहते हैं, लफ्ज़ 70 नहीं है, लफ्ज़ 70 है। एक अब हम लाइन पढ़ते हैं ना, इसमें 70 होती है, इसमें कितने लफ्ज़ आते हैं कि यानी कि 70। एक माँ का प्यार नहीं मान होता हमारे लिए, तो वो इतना प्यार करते हैं, क्या वो हमें भूखा सोने देगा? बिल्कुल नहीं। जिसकी माँ जिंदा हो वो अपने बच्चों को भूखा सोने देगी? वो हमारी माँ वो है कि जिसने हमें पैदा किया है, जो हमारे हर चीज़ का जिम्मेदार है। दो चीज़ें उसने अपने पास रखी हैं, रिज्क और मौत। रिज्क और मौत वो उसके हाथ में। और अल्लाह पाक ने वादा किया कि मैं किसी को, जो मैंने मखलूक पैदा किया, कोई भूखा नहीं सो सकता, हर इंसान को उसका रिज़्क मिल के रहेगा, उसकी किस्मत मिल के रहेगी। तो फिर ये लोग कौन होते हैं, ये प्रोपेगेंडे करने वाले, अफवाहें फैलाने वाले? यार बात यही है ना, मैं वो आपके मांगने वालों की बात कर रहा था। बात ये कि मैं नहीं समझता कि किसी के आप घर के पास रह रहे हों और उसने रज कर खाना खाया हो और आपके बच्चे भूखे बैठे हों, तो मेरे आका ताजदार मदीना ने फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका खाना हराम है जिसका हमसाया भूखा सोया। या उस निज़ाम पे चलो, अपने दीन पे चलो। अगर किसी को नहीं पता चलता कि आप भूखे सो गए हैं, तो आप सब्र करें, खुदा की कुदरत देखें कि आपको रिज़्क कहाँ से आता है। और मेरे मालिक, शायद आपके लिए आजमाइश हो, छोटी छोटी सी आजमाइश बर्दाश्त करें। हाँ, ये लोग वो हैं, अगर किसी की मजदूरी नहीं बनती, उसको एक दिन की मजदूरी नहीं मिली और वो मजदूरी पे नहीं जा सका, अगर वो आकर इशारे पे खड़ा हो जाएगा तो उसको कोई 5 रुपए देने वाला नहीं है, 10 रुपए नहीं देने वाला। सर मैं डेली अपने वो बेचारा क्या करेगा यार? वल्ला लोगों को हक ना खाएं। करप्शन तो आपसे शुरू हो रही है। करप्शन तो आप खुदा के साथ और उसके रसूल के साथ और उसकी उम्मत के साथ करप्शन कर रहे हैं, उनके ईमान के साथ करप्शन कर रहे हैं। अब मैं जाऊँ इशारे पे तो मेरा नहीं दिल करता कि किसी को 10 रुपये देने के लिए, क्यों नहीं करता कि मैं उसमें हकीकत लोग भी होते हैं, ये नहीं कि नहीं, हकीकत भी होते हैं। तो यार लेकिन जो फेक है उन्होंने उनका भी हक मार दिया, हक खा लिया, उनका हक ना खाएं। इसके लिए हुकूमत को बाकायदा हिकमत अमली अपनानी चाहिए। जो इशारे पे खड़ा हो उसको पकड़े और उसके लिए एक कानूनी सज़ा रखे, कानूनी सज़ा हो, और उसी इशारे पे और उसका बायोडाटा चेक करे कि वाकई ही ये मजबूर है। हुकूमत ने इकदाम किए हैं और 2 भिखारियों को पकड़ा भी है, उनके खिलाफ FIR दर्ज भी हुई है। तो इस तरह अगर कार्रवाइयाँ होंगी तो कार्रवाइयाँ होंगी। वो पिछले दिन हमारा दोस्त था, उसने प्रोग्राम किया, वो भिखारन पर इशारे पे खड़ी हुई थी, उन्होंने पकड़ा उनको और तो उनके पास
तकरीबन मेरे ख्याल 3-4 लाख रुपया था। देखो 3-4 लाख रुपया था। वो दिखा रहा था कि ये इनके पास पैसा इतना साढ़े को नहीं होना। ये भीख मांगने वाले के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? वो नजायज़ फरोश थी, वो सामान सप्लाई करती थी, नशावर चीज़ें, नशावर सप्लायर थी। तो ऐसे लोगों को पकड़े, इनके लिए नाइंसी बहुत कम है। इन लोगों को चाहिए कि इनके लिए ऐसी सजा हो कि उम्र कैद होनी चाहिए कि वो ज़िंदगी भर बाहर ना आ सके। और सर ये कुछ लोगों ने अपने ऑपरेशन भी करवाए हुए हैं, बाजुओं के, पाँव के ऑपरेशन करवाए हुए हैं, खुद को ना माजूर साबित किया हुआ है। वो कुछ ने कमीज़ के अंदर ऐसे हाथ डाला होता है, वो जो वो बाजू है वो अलग लटक रहा है, वो जो देखने वाले हमारे जैसे वो समझते हैं कि शायद इसका बाजू नहीं है। वो मतलब तरह तरह के फ्रॉड, तरह के ढोंग बनाकर असल वो किसी को लूटते नहीं। असल बात ये कि वो गरीब लोगों को लूट रहे हैं, मजबूर लोगों को लूट रहे हैं, उनका हक खा रहे हैं, मजदूर लोगों को लूट रहे हैं, यतीम लोगों का हक खा रहे हैं, उनको लूट रहे हैं, जिनको मिस्कीन लोगों का लूट रहे हैं, जिनकी मदद करना बनता है उनकी हम कर नहीं रहे, क्योंकि इन फेक लोगों की वजह से। फेक लोग तो हमें डर होता है कि शायद वो भी उस तरह ना हो, वो भी उस तरह ना हो, ये भी इस तरह। अब किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं है ये हकदार है या नहीं हकदार। तो जब सब लोग उठकर आ जाएं, आप यहाँ से निकले किसी भी इशारे पे खड़े हों, जो ही इशारा बंद होता है 20-25 लोग हर इशारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पे हुकूमत को। और सर आपने कभी नोट किया होगा कि अगर आप इशारे पे खड़े हैं, मैंने तो एक दफ़ा नोट किया है, मैं इशारे पे खड़ा हूँ तो वो एक भिखारी है, तो वो मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, तो उतनी देर दूसरा भी आ गया, तो उसे कह रहा है कि तू इतने की लेना है, तुम्हारा ये अड्डा ही नहीं है, ये तो हमारा अड्डा है। मतलब कि यहाँ से देखे कि ठेके होते हैं स्पेशल इनके, और जो जिसका वो इशारा है वो उसकी मालकियत ही बन जाता है, वो किसी दूसरे बंदे को, बेकारी को आने ही नहीं देता। हाँ, ये इनके अड्डे होते हैं ये भी। और ये जो आप देखें, आप रावीपुर क्रॉस करें ना, वहाँ पे वो खड़े होते हैं छोटे छोटे गोश्त के छितड़े लेकर सदक़े के लिए 10 रुपए का, 5 रुपए का, 20 रुपए का वो पैकेट देते हैं। उनके भी ठेके हैं, वो उनको गोश्त लेकर वहाँ से उठा कर देते हैं, तो वो 20-30 रुपये यानी कि दिहाड़ी पे होते हैं, 300, 400, 500 के दिहाड़ी पे होते हैं। वो जो ठेकेदार होता है उसको वो 5,000, 10,000, 5-7 हज़ार रुपया एक दिन का एक दिन का कमा कर देते हैं। तो ये लोगों ने कारोबार भी बनाया। सर एक छोटी सी एग्जांपल है, मेरे गांव में ना एक पास ही रहते हैं घर के, उन्होंने रेडी रखी हुई है, पाँव से वो मजदूर है, और उनकी बेगम उनको सुबह जब वो 8-9 बजे घर से निकलते हैं, वो आलू चने ना बेचते हैं, आलू वगैरह वो सारा कुछ बना के देती है। वो सारा दिन शाम तक वो रेडी पे मजदूरी करते हैं, आलू चने बेचते हैं, मतलब पूरे गांव में वो राउंड लगाते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, आवाज़ें लगाते हैं। मतलब देखा जाए हालांकि वो मजदूर है, पाँव उनका नहीं ठीक, वो नहीं चल सकते, लेकिन उसने मांगने को तरजीह नहीं दी, उसने अपने काम को तरजीह दी है कि मैंने हलाल का रिज़्क़ कमा के मेहनत करके अपने बच्चों को खिलाना। हालांकि वो मांग सकता था, उसका हक भी था कि वो मजदूर है, चलो अवाम उसे सपोर्ट करे, लेकिन उसने इस मजबूरी को साइड पे रखा है, उसने अपने बच्चों को हलाल का रिज़्क़ और मेहनत करके खिलाया। यही बात है ना कि जब आप किसी मजदूरी को मजबूरी नहीं समझेंगे तो फिर भी अल्लाह ताला रिज़्क़ देगा। मैंने तो उन लोगों को भी कहा कि जिनको कुदरतन कोई फाका आ जाता है, तो मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि एक दिन खुदा की कुदरत तो आजमाएं, सब्र तो करके देखें कि खुदा आपको रिज़्क़ कहाँ से देगा और रिज़्क़ के दरवाज़े कितने बड़े खोलता है। बात यही आ गई कि हज़रत अली मुश्किल कुशा का कौल है कि जब आप एक काम कर रहे हैं ना तो आपका कम बंद हो गया, तो अल्लाह ताला वो काम आपसे उससे कोई अच्छा काम करवाना चाहता है। आप जिस काम पे गए हैं, जहाँ आपकी जॉब लगी हुई है, वहाँ से जॉब आपकी छूट गई है, आप मजदूरी पे गए, तो आपकी जहाँ से जॉब छूटी तो अल्लाह ताला आपके लिए उससे बेहतर कोई काम सोच रही है कि आपको उससे अच्छा काम दूंगा। ये नहीं कि आपके लिए यही काम था और आपका छूट गया और आगे आपको कोई काम नहीं मिलने वाला, नहीं, अल्लाह ताला आपको अच्छा काम देगा। उसका सब्र करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मेरे मालिक जिस हाल में तू रखें हम उस हाल में खुश हैं। और हम कौन होते हैं कि अपनी को डिमांड करने वाले, उस मालिक कायनात से जिसने हमें पैदा किया और हमारे लिए इतनी बेशुमार नेमतें
बेशुमार नेमतें कि जिनको हम गिन ही नहीं सकते, पूरी जिंदगी में लगे रहे, एक एक नेमत शुक्र नहीं अदा कर का सकते। पूरी जिंदगी इबादत करते रहे तो हम एक एक नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते। और बात तो हम उस खुदा के साथ शिर्क करते हैं, और जब हम किसी से मांगते हैं कि मुझे तू दे, मुझे मेरा खुदा नहीं दे रहा, तो ये कितना बड़ा शिर्क है, कितना बड़ा शिर्क है। और इसकी सज़ा आपको जो मैंने पढ़ी है, कुरान पाक का फैसला है कि उस आदमी के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा जो भीख मांगता है, जो हकदार नहीं, जो भीख मांगता है, जो पेशावर भिखारी है। ये समझे कि लोगों के हक खा रहे हैं, गरीबों के हक, गरीबों के हक खा रहे हैं, गरीबों के हक खा रहे हैं आप, गरीबों का, मिस्कीनों का, यतीमों का। ये जो है पचता नहीं है, 10 दुनिया में निकलता है, 70 आखिरत में निकलता है। ये आप बर्दाश्त नहीं होगा, ये आपको हजम नहीं होगा, ये निकलेगा। लेकिन हम लोग इन चीज़ों को नहीं समझते, हम इसको समझते कि हमने किसी का हक खा लिया, बस ठीक है, हम बड़े दिलेर, बड़े बहादुर हैं, बड़े बहादुर लोगों को बता के अपनी बहादुरी का फख्र महसूस करते हैं, हालांकि ये हमारी बुज़दिली होती है, ये हमारी बुज़दिली होती है। सर ये जो टिकटॉकर हैं, इनकी वजह से भी फहाशी फैल रही है, आए दिन कोई लड़कियों की हरासमेंट हो रही हैं, आए दिन वकूए बन रहे हैं। तो ये आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि लड़कियों को अपना लिबास ठीक करना चाहिए? टिकटॉक जो ऐप है लड़कियों के लिए नहीं महफूज, गैर महफूज है, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए बात सुने, बात ये कि कोई भी चीज़ है ना, किसी के लिए गैर महफूज चीज़ कोई भी नहीं होती जब तक आपका मैन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। देखिए टिकटॉक है, कोई लाजमी नहीं है कि कपल ही बनाए। टिकटॉक अकेली लड़की भी बना सकती है, अकेला लड़का भी बना सकता है। उसमें अच्छे कमेंट्स के साथ बनाएं, अच्छे बनाएं, कपड़ों के साथ बनाएं, बगैर कपड़ों के साथ ना बनाएं। जो इंसान इसमें ना टिकटॉकर में जो मेरी सर्च के मुताबिक ज़्यादातर जो फीमेल्स हैं वो डायमंड मार्केट से हैं, ज़्यादातर जो फीमेल्स हैं वो डायमंड मार्केट फहाशी फैलाने के लिए कर रही हैं। जब उनका वहाँ पे काम ख़त्म हो गया तो वो बाज़ारों में मेन पे आ गई, बाज़ारों पे आ में गई है। बाज़ारों में एक किसी शैतान ने ये ऐप निकाल दी जी ये टिकटॉक है, तो वो इस शैतानगी, तो उनका तो वो शोभा था, उनके लिए एक ऐप मिल गई उनको लिए। ये एक टिकटॉक अपना सदाम भाई एक टिकटॉक ऐप नहीं है, हज़ारों ऐप हैं। लाइकी है और लाइकी है, इसमें स्नैक है, स्नैक वीडियो है, और वो क्या कहते हैं तरह तरह के फ्लावला है, बीगो है, वो तो एंड है ना, एंड बीगो पे आप देखे वो फाशी हो रही है और लाइव हो रही है, और इतना उसको अप्रूवमेंट मिल रही है। जब आपका ज़हन है, ये इनमें से कुछ लोग, मैं सब की बात नहीं कर रहा, जो टिकटॉकर हैं इसमें मैंने कुछ लोगों की बात की है, कुछ फीमेल्स की बात की है कि जो स्टार्ट हुई है वो अपना डायमंड मार्केट से आई थी, और हैं वो डायमंड मार्केट से, और उसमें लोगों ने अपने बच्चों को इजाज़त दे दी, ये देखो ये बच्ची कितनी खूबसूरत लग रही है, यार वो तो खूबसूरत है ही, आपकी बच्ची घर में बैठी खूबसूरत नहीं लग रही, आपने उसको मार्केट में लाकर रख दिया, दुनिया के सामने रख दिया, फिर कहेंगे कि हमारी बेटी का, हम भी बेटियों वाले हैं, बच्चों वाले हैं, हमारी बेटी का, हमारी बहन का ये स्कैंडल बन गया। जब उसको आप मार्केट में रखेंगे तो स्कैंडल तो बनेंगे, स्कैंडल बनेगा, लिबास उस तरह का पहनाएंगे, पाबंदी नहीं लगाएंगे। अगर उसमें आप उसको बाहर नहीं जाने देते, नहीं जी हमारी बच्ची तो घर में ही टिकटॉक बनाती थी, तो उसने दहलीज से बाहर पैर नहीं रखा, यार घर में आपके वो आपने पूरी दुनिया ले आकर उसके पॉकेट में दे दी, उसे हाथ में दे दी, घर कितना बड़ा है, तो वो तो एक रूम में बैठकर, एक जगह में बैठकर पूरी दुनिया को आपने आपके साथ बैठकर, आपको पता नहीं होगा वो कनाडा अमेरिका में बात कर रही है, और बात कर रही है, लिबास उस तरह का पहना होता है, तो आपने पूरी दुनिया उसके हाथ में थमा दी है, और फिर कहते हैं कि मुआशरा खराब है। मुआशरा तो आपने खुद, फिर मर्दों पे बात आ जाती है, मर्दों पे जब इस तरह का ड्रेस पहनेंगे तो वर्गलाने वाली बात है ना। यार ड्रेस की बात नहीं है, बात ये कि ड्रेस जैसा मर्जी पहन ले। मैं आपको बताता हूँ, कोई मर्द मुझे ये बता दे कि कोई औरत जैसा मर्जी ड्रेस पहना हो, अगर वो जा रही हो, यहाँ से जा रही हो, कहीं भी जा रही हो, किसी जगह पे भी जा रही हो, किसी मर्द की जरूरत है उसे बुला जाए? बिल्कुल नहीं होता।
खुद ही इशारे होते हैं, खुद इशारे मिलते हैं तो आवाम राग़िब होती है। किसी को आप बुलाएं, अपनी तरफ बुलाएं तो उसने तो बात सुननी होती है। जब उसको आप किसी चीज़ की ऑफ़र करें तो वो आगे वाले पे डिपेंड करता है, वो उसको एक्सेप्ट करता है या इग्नोर करता है। तो बात ये कि ये स्टार्ट ही उधर से होता है, फीमेल से होता है। और कुछ लोगों का तो ये पेशा है अपने आप को अप्रूवमेंट करने के लिए, अपने आप को मार्केट में लाने के लिए, तो उसको कुछ शरीफ घरानों के लोग भी इसमें फंस गए। वो किस लिए कि हम तो बड़े स्टेटस के लोग हैं, हम ओपन माइंडेड है। अब ओपन माइंडेड है, हम ओपन माइंडेड। अब आजकल ये बड़ा अब आजकल ये कि हमारे कुछ भी कर लो ओपन माइंडेड है, हम ओपन माइंडेड है। यार इसको थोड़ा सा क्लोज माइंडेड रह जाए, ओपन माइंडेड को छोड़ दें तो इंशाल्लाह ये भी चीज़ें कंट्रोल हो सकती। अब जो आयशा वाला मामला है टिकटॉकर का, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्होंने प्रोपेगेंडा किया हुआ था, 400 लोगों को पैसे दे के ये सारा खुद प्री प्लान था। देखें आयशा अकरम फ्लाइंग किसिंग कर रही है वो। मैं आपको बताता हूँ बात ये कि उससे पहले तो इसकी आयशा अकरम की इतनी अप्रूवमेंट नहीं थी। जब से ये वाक़या हुआ उसके बाद तो पाकिस्तान वाला हर चैनल पे, हर एंकर के हाथ में मैक और उसके घर पहुंचे हुआ है, हर चैनल पे चल रहा है खबर। यही तो वो चाहती थी। हर एंकर उस पर डिबेट कर रहा है, हर तजिया निगार उस पर तजिया दे रहा है, हर बंदा उसको पीछे पड़ा। पूरे 22 करोड़ आबादी में से तकरीबन 20 करोड़ के सामने आयशा आ गई। यही वो चाहती थी अपने आप को अप्रूवमेंट के लिए, तो वो उसे मिल गई। अब वो अगर उसके ऊपर गवर्नमेंट पुलिस केस भी करे तो जमानत हो गई, उसकी बाहर आ गई। और सर वो जो उसने 400 बंदों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है, अब वो सुना वापस ले रही है। ये डेफिनेटली जिन लोगों को उसने बुलाया था, उसने वो मेरे पास भी उसका स्क्रीनशॉट आया था, किसी ने भेजा था कि वो उसे कह रही है कि आप 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान आएँ, हम वहाँ पे अल्लाह बुला करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, टिकटॉक बनाएंगे। तो वो आगे से माजरत कर रहा था कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ आप आएँ, और लोग भी आ रहे हैं, हम आपके साथ, हम सब मिलकर टिकटॉक बनाएंगे। तो 400 लोगों के साथ कैसे टिकटॉक बना, 10 लोगों के साथ आप टिकटॉक नहीं बना सकते। हाँ, तो 400 लोगों के साथ कैसे इतना बड़ा क्राउड हो। और सबसे बहुत बड़ी गलती नहीं, उसने तो एक प्री प्लान किया था, और सबसे बड़ी गलती उन मर्दों की है जिनको मैं ये कहूँगा कि जो 400 लोग आए हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो बेगुनाह हैं, नहीं वो उनका भी गुनाह है, वो ना करते, उनका भी गुनाह नहीं, वो गुनहगार हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। उनको FIR अगर ये लेती है तो इसके ऊपर 82 लगाए, इसको भी बंद करें, उनको भी बंद करें, उनको सजा मिले, ताकि आइंदा लोगों के लिए इबरत बने कि यार अगर कोई औरत बुलाए, अननोन औरत बुलाए जिसको आप नहीं जानते, जिससे पहचान नहीं है, या आप जिसको जानते भी हैं, जाए ना उसके पास ना जाए। अगर गए तो अगर कोई वकूआ हो गया, एक तमीज के दायरे में रह के उनके साथ बातचीत करें। जो बातचीत करने की क्या जरूरत है आप लोगों को, आप मुसलमान हैं, हमने तो इज्जत का सबक देना है। हम बेइज्जत लोग नहीं हैं कि हम बेगैरती फैलाते फिरें, लोगों को मिलते फिरें, अपनी हम उम्र लड़कियों को मिले, औरतों को मिले, ये गुनाह है। बल्कि अगर किसी से मिलना है तो उसके घर जाओ, अगर आपको काम है उससे उसके घर जाओ, माँ बाप के सामने मिलो, उसको अपने घर बुलाओ, उसको इज्जत के साथ बुलाओ। ये जो है पार्कों में मिलना, वेस्टर्न क्वेट पे मिलना, ये कतन गलत। और जब टिकटॉक बना रहे होते हैं, उसकी ड्रेसिंग देखने वाली होती है, और एक दूसरे के साथ गले मिल रहे हैं लड़के, इसको ऐसे ना शादीशुदा हो, ना आप लोग एंगेजमेंट हुई है, ना कोई रिश्ता है, क्यों ना कोई कजन है, अगर दोस्त हैं जी। ऐसे लोगों के लिए ओपन माइंडेड ऐसे लोगों के लिए कानून होना चाहिए कि इन लोगों के लिए सजा होनी चाहिए। और जो ये 400 लोग हैं जिनके खिलाफ FIR, मुझे ये बताएं कि 400 लोगों के खिलाफ FIR कराई, तो उसको कैसे पता चला कि ये मुझे ऐसा मेरे साथ सलूक करने वाले 400 लोग 10-20 आदमी से ज्यादा हो जाए ना हगामे में, तो बंदे को समझ नहीं लगती। आप नहीं बता सकते कि 10 लोग थे या 11 थे। इनको कैसे पता कि 400 लोग था? इनको कैसे पता चला? या ये बात सोचने वाली है कि इसने कहा कि 400 बंदा था, अब 400 बंदे का इसको कैसे पता? यहाँ तो इसने गिन के बुलाए हुए थे, या 400 बंदे ने हामी भरी थी कि हम आएंगे, हम लाजमी आएंगे। 400 बंदा आया था, और अब और जब इतने बड़े क्राउड में आप खड़ी होके सेंटर में उनके ऑफलाइन किसिंग कर रही हैं, तो आप लोगों को खुद अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही हैं, तो ज़ाहिर बात है अब जो खड़े हुए हैं फिर उन्होंने रिस्पॉन्स तो करना था। देखें
एक वो ये बहुत, मैं अब कैमरे के सामने वो अल्फाज नहीं बोल सकता, मेरे देखने वाले मेरे वो इंप्रेशन से समझ जाएं कि क्या कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये वो लोग हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक चीज़ है कि कहते हैं, बुज़ुर्ग कहते हैं, लोग कहते हैं कि उसका नाम लेने से ना बंदे की ज़बान पलीस हो जाती है, नापाक हो जाती है, और उसका कुरान पाक में नाम है। वो जानवर ऐसा है, वो जंगलों में जो होता है, जंगलों में जो होता है, वो जानवर ऐसा है कि वो कोई खूनख्वार जानवर नहीं है। इंसान को देख ले तो भाग जाता है, मस्ती में रहता है। अच्छा, किसी जानवर को देखे तो भाग जाता है। जो चीज़ किसी को, वो किसी का नुकसान नहीं करता, वो हत्ता के फसल तक नुकसान नहीं करता। एक घास होता है, उसकी वो जड़ खाता है, उसकी जड़ खाता है, और कोई वो चीज़ नहीं खाता, कोई चीज़ पानी पीता है, ना इंसान को नुकसान पहुंचाता है, ना किसी जानवर को नुकसान देता है, ना किसी फसल को नुकसान देता है। अल्लाह ताला ने उसको बहुत बुरा कहा है। बुरा कहा है। वजह क्या है ये आपको मैं आज रिफाइन कर देता हूँ, शायद आपको नहीं पता कि वो जानवर बेगैरत है, जानवर बेगैरत जानवर है, बेगैरत है। अब समझ जाएं क्या, आप समझ जाएं कि वो जानवर बेगैरत है। और जो इंसान ऐसा काम करता है, ये जो 400 लोग हैं, मैं इनको उस जानवर से निस्बत दूंगा। बिल्कुल, उनमें और इनमें फ़र्क नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों की ना तो साडा मोहम्मद मुस्तफ़ा शफात करता है, ना उसको अपना उम्मती समझता है, ना वो समझेगा क़यामत वाले दिन बेगैरत इंसान की साडे सबको मेरा महबूब, मेरे खालिक़ मोहम्मद मुस्तफ़ा ताजदार मदीना इमाम अल अंबिया सब के लिए माफ़ी के लिए रोए हैं।